अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 द सेल की समरी करने लगे हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 4 के सारे टॉपिक्स एक ही जगह पे कंबाइंड मिल जाएंगे और आप इजीली एक एक करके उन सारे टॉपिक्स से गो थ्रू हो सकते हैं, उनका रिव्यू कर सकते हैं कि उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इन सारे टॉपिक्स की आपको डिटेल्ड वीडियोज़ भी यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी और वहाँ पर आप ईजिली उनको जाके देख सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं। अगर तो आपने ये चैप्टर आज से पहले कभी नहीं पढ़ा तो मैं आपको बेटा ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप इस चैप्टर की थोड़ी सी नो हाउ कर लें, ताकि तो आपको थोड़ा बहुत पता हो कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ाया गया है। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपको 10 टाइम्स ज़्यादा फ़ायदा देगी। वो किस तरह से, आप वैसे तो ये होता है कि आप चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद आप उसको बैठ के खुद ही रिवाइज़ करते हैं, काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। लेकिन अब आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि मेरे साथ आप इस वीडियो के अंदर इसको एक एक टॉपिक को एक एक करके रिवाइज़ करते जाएंगे और आपको जल्दी जल्दी से समझ आती जाएगी। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो ये वीडियो आपके देखने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो फिर हम इसको शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बिना, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा रिव्यू हो जाए। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम डिफाइन करते हैं कि वो लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। और ये सबसे छोटा यूनिट होता है जो कि लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकता है। उसके बाद बात आ जाती है कि सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे एक दीवार के अंदर छोटी छोटी ईंटें लगा के हम एक पूरी दीवार बनाते हैं, उसी तरह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम छोटे छोटे सेल्स लगा के पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फिर हमारे पास टॉपिक आ जाता है सेल थ्योरी का। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, फिर उनका रोल पढ़ना है कि किस तरह उनका सेल की डिस्कवरी के अंदर या उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज की डिस्कवरी के अंदर उनका क्या रोल है। एक एक करके अब हम सारे साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा हमारे पास साइंटिस्ट आ जाते हैं रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क के सेक्शंस को कट आउट करके उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उन्होंने फाइंड आउट किया था। ही ऑब्जर्व दैट द कॉर्क इज कम्पोज्ड ऑफ माइन्यूट हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स विच ही टर्म्ड एज सेल्स। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को दुनिया में देखा था रॉबर्ट हुक ने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जब उन्होंने कॉर्क के पीसेस रखे तो उन्होंने नोटिस किया कि हनी कॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, जो उनको नज़र आ रहा था उसके अंदर, उसमें उनको हनी कॉम्ब टाइप कंपार्टमेंट्स नज़र आए। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल्स का। और अकॉर्डिंग टू हुक सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। तो हुक के अकॉर्डिंग ये है कि सेल बेसिकली क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस होती है। हुक ने ये कहा था कि सेल अंदर से खाली होता है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट बात है कि रॉबर्ट हुक ने जब हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स देखे अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उन्होंने जो बात कही थी वो ये थी कि सेल अंदर से होता है खाली और उसकी थिक वॉल्स, उसको उनकी आउटलाइन में थिक वॉल्स लगी होती हैं और अंदर से वो खाली होता है। और बिल्कुल स्टार्टिंग में इसी आइडिया को सब लोगों ने किया था, कंसिडर किया था। ठीक है। फिर सेकंड साइंटिस्ट हमारे पास आ जाते हैं लॉरेंस हॉकिन। उन्होंने ये बात कही थी कि ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स, यानी कि सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से मिलके ही बनी है। थर्ड साइंटिस्ट हमारे पास आ जाते हैं जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क। और उन्होंने भी सिमिलर आइडिया दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू एंड आर नॉट फॉर्म बाय द सेलुलर टिश्यू। यानी कि कोई भी चीज़ जो है उसके पास लाइफ नहीं हो सकती जब तक कि उसके जो पार्ट्स हैं वो सेलुलर टिश्यू के नहीं बने होंगे। यानी कि उनकी बात के अंदर भी यही बात इंपॉर्टेंट थी कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल नहीं होंगे तो लिविंग थिंग नहीं हो सकती। फिर हमारे पास साइंटिस्ट आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था कि इन्होंने न्यूक्लियस को सेल के अंदर देखा था। ही रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस को इन्होंने देखा तो जो सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट थे हुक, उनका आइडिया जो था उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिनाई कर दिया। क्योंकि जो हुक थे ना, उन्होंने ये कहा था कि सेल अंदर से होता है खाली, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने तो उसके अंदर न्यूक्लियस को देख लिया। तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट थे उनकी बात तो गलत साबित हो गई, क्योंकि सेल अंदर से खाली नहीं है। सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और बाकी की ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। फिर हमारे पास दो साइंटिस्ट आ जाते हैं। जर्मन जोलॉजिस्ट था थियोडर श्वैन और जर्मन बॉटनिस्ट था स्क्लेडिन। दोनों जर्मन थे, एक जोलॉजिस्ट था और एक बॉटनिस्ट था। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था, यानी कि इन्होंने मिल के काम नहीं किया था, अलग अलग काम किया था और दोनों ने एक ही थ्योरी प्रेजेंट की थी। उस थ्योरी को हम कहते हैं द सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि सेल जो है वो तीन बेसिक पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला पार्ट है न्यूक्लियस, सेकंड पार्ट है साइटोप्लाज्म और थर्ड पार्ट है जो उसकी कवरिंग करता है।
यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साथ उन्होंने ये बताया कि जो सेल वॉल है वो एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मौजूद होती है। उसके बाद बेटा हमारे पास साइंटिस्ट आ जाते हैं रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था कि न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, यानी कि नए सेल्स जो हैं वो हमेशा सिर्फ पुराने सेल्स के अंदर डिवीजन की मदद से हमारे पास मौजूद होते हैं। बेसिकली यहाँ पे माइटोसिस के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि जो पुराने सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है, यानी डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, और उससे हमारे पास नए सेल्स फॉर्म होते हैं। और वर्शो के जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो थे ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। इट वॉज कॉन्ट्रेरी टू द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस। अच्छा, एक आइडिया है जो बायोलॉजी में दिया जाता है उसमें था ए बायोजेनेसिस, और उसके अकॉर्डिंग ये कि लिविंग थिंग्स जो है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स से खुद ही अराइज हो जाती हैं। स्पॉन्टेनियसली का मतलब है खुद ब खुद। तो लिविंग थिंग्स ए बायोजेनेसिस के अकॉर्डिंग लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से खुद ब खुद अराइज हो जाती हैं। लेकिन रुडोल्फ विर्चो का जो आइडिया था ना, उसका जो हाइपोथेसिस था, उसने ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया और उसने ये बताया कि नए सेल्स सिर्फ और सिर्फ पुराने सेल्स के अंदर ही डिवीजन से हमारे पास आते हैं। फिर हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं यहाँ पे लुइस पास्चर, और इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था विर्चो के हाइपोथेसिस को, और उन्होंने ये बताया था कि जैसे जो नए बैक्टीरिया होते हैं वो पुराने बैक्टीरिया के अंदर डिवीजन से हमारे पास आते हैं, तो इसी तरीके से जो रुडोल्फ विर्चो ने बात की थी कि नए सेल जो हैं वो पुराने सेल्स के अंदर डिवीजन से हमारे पास आएंगे, वो बात बिल्कुल ठीक की थी। तो उन्होंने उनके हाइपोथेसिस को प्रूफ करके थ्योरी का पार्ट बना दिया। फिर हमारे पास 3 सेलिएंट फीचर्स आ जाते हैं सेल थ्योरी के, और वो हमारे पास हैं। एक तो बेटा सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। तो अब हम तीनों सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाला है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। हर ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल के ऊपर बना हुआ होगा। सेकंड हमारे पास आ जाता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे सेल्स पुराने एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। और थर्ड हमारे पास आ जाता है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। और इसी थर्ड पॉइंट की यहाँ नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग आ गई है, सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है सेल्स के बीच, यानी कि काम डिवाइड हुआ हुआ होता है। डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट काम दिए जाते हैं कि इस सेल ने ये काम करना है, इस सेल ने ये काम करना है, और सारे सेल्स जो काम करते हैं उन सबको मिला के हम ये कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल ने काम किया, एक होल ने काम किया। यहाँ पे लिखा हुआ है function of the organism as a whole is result of the sum of activities and interactions of different cells and of different components of the cell। यानी कि डिफरेंट सेल्स जो काम करते हैं उन सबको हम इकट्ठा करके कहते हैं कि ये पूरा काम एक ऑर्गेनिज्म ने किया है। जैसे कि अब यहाँ हमें बहुत सारे सेल्स और उनके फंक्शंस बताए गए हैं। उनमें से है मसल सेल्स, उनका काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फिर हमारे पास आ जाते हैं ग्लैंड सेल्स, वो सिक्रीशन करते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं। जाइलम सेल्स पानी को कंडक्ट करते हैं। फ्लोएम सेल्स फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं, यानी कि फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। स्क्लेरेनकामाइटस सेल्स जो हैं वो सपोर्ट देते हैं सेल को। क्लोरेनकामाइटस सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। पेरेंकामाइटस सेल्स जो हैं वो स्टोर करते हैं चीज़ों को। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो ग्रोथ करवाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस आ गए हैं। ये सारे एज एन MCQ भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप वैसे भी याद रखिएगा। अब हम शिफ्ट होते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज सेल। इसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि एक जनरल जो सेल होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें बताया है कि सेल के स्ट्रक्चर को हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो हमें इनेबल करती है कि हम सेल और उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको अलग-अलग करके देख सकें, और इस प्रोसेस को हम सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन के प्रोसेस के ज़रिए से हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग-अलग करके उन्हें देख सकते हैं। फिर सेल का जो जनरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। उनमें है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये आपको हर सेल के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो प्लांट सेल के अंदर एक्सेप्शन है वो ये है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी मौजूद होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मौजूद होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। लेकिन ये 3 जो हमारे पास मेन ऑर्गेनेलीज़ हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ये आपको हर सेल में मिलेंगे।
उसके बाद बात आ जाती है कि इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पहले सारे ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो में डिवाइड किया गया था, उनमें थे प्लांट्स और एनिमल्स। और हम इनको अंदर से डिस्टिंग्विश किस तरह करते थे, सेल वॉल की मदद से। जिनमें सेल वॉल होती थी हम कहते थे कि वो प्लांट सेल्स हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं होती थी उनको हम कहते थे कि ये एनिमल सेल्स हैं। लेकिन क्योंकि अब किंगडम्स बढ़ चुके हैं तो अब हमने और भी तरीक़ों से क्लासिफिकेशन करनी होती है। जैसे हमारे पास दो सेल्स आ जाते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जिन सेल्स के अंदर हमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नज़र आता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इसी तरीके से जस्ट सेल के अंदर डिस्पर्स नहीं मिलता, हमें उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जबकि जिसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस डेफिनेट नहीं है तो फिर किस तरह का है? बेसिकली बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही डिस्पर्स हुआ पड़ा होता है, उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जो उसको बाकी सारी चीज़ों से अलग करके रखे। इसीलिए उनको हम प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस की कोई ख़ास अपनी आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद बात आ जाती है कि इनके साइज़ क्या होता है। तो यूकैरियोटिक सेल के साइज़ जो हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं। वो इतने बड़े भी हो सकते हैं कि ऑस्ट्रिच के एग के साइज़ के हों, और इतने छोटे भी हो सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक हों और हमें नज़र ना आए अपनी नॉर्मल आई से। और इनका जो साइज़ है उसको हम मेजर करते हैं माइक्रोन मीटर में। या आपने फिज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा माइक्रोमीटर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो बताया गया है 1 माइक्रोमीटर इज़ 0.000 मीटर, या फिर 1 × 10⁻⁻6 ऑफ अ मीटर। तो ये हमारे पास इसका थर्ड टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री को कहते होते हैं। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी सेल वॉल मौजूद होती है, पर ऐसा सिर्फ प्लांट्स के केस में होता है। एनिमल सेल्स के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही होगी। अब अगर हम उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को देखें तो वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ज़्यादा तादाद हमारे पास प्रोटीन्स की होगी 60 to 80%, और कम तादाद में हमारे पास लिपिड मौजूद होंगे 20 to 40%, और कुछ क्वांटिटी हमारे पास बीच में कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है। अब नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हमारे साइंटिस्ट ने दो स्ट्रक्चर्स दिए हैं। पहले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली ना एक सैंडविच सा स्ट्रक्चर है उसका, और उसके अंदर लिपिड बायलेयर है। बायलेयर से मुराद है दो लेयर्स। तो लिपिड की दो लेयर्स हैं वो सैंडविच्ड हैं इन बिटवीन प्रोटीन लेयर्स। जैसे हम सैंडविच बनाते हैं ना, एक ब्रेड का ऊपर वाला पीस होता है, एक नीचे वाला पीस होता है, और बीच में हमारा मटेरियल लगा हुआ होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्रोटीन जो है ना वो ब्रेड के पीसेज है, और उनके बीच में हमारे पास लिपिड बायलेयर मौजूद है। इसको साइंटिस्ट ने कहा था कि ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जबकि अब जो है इसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको बिलीव नहीं करते, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिवील्ड दैट लिपिड बायलेयर्स आर नॉट सैंडविच बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर्स। उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो लिपिड की लेयर्स है ना वो हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर मौजूद नहीं हैं, जब बल्कि प्रोटीन लेयर्स जो हैं वो लिपिड लेयर्स के अंदर एम्बेडेड हैं। यूनिट मेम्ब्रेन वाले साइंटिस्ट ने ये कहा था कि प्रोटीन के बीच में लिपिड लगा हुए, लेकिन जो नए साइंटिस्ट हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाले, उन्होंने ये कहा है कि लिपिड के बीच में प्रोटीन लगी हुई है, यानी कि लिपिड की लेयर्स होंगी और उसके बीच में जगह जगह पे हमें प्रोटीन लगी हुई नज़र आएगी। ये कैसे होगा ये मैं आपको अभी फिगर से दिखा देती हूँ। तो ये है बेटा हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, और उसके अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने कहा था कि लिपिड बायलेयर है, ये देखिए ये भी लिपिड की 1 लेयर, ये लिपिड की 2nd लेयर, और ये हो गई बायलेयर। तो लिपिड बायलेयर जो है उनके अकॉर्डिंग प्रोटीन के बीच में सैंडविच थी। ये आपको बिल्कुल एक सैंडविच टाइप ही स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ऊपर भी एक प्रोटीन है, नीचे भी एक प्रोटीन है, बीच में है लिपिड बायलेयर। तो ये हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। और जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उसके अकॉर्डिंग ये था कि लिपिड की लेयर है जो ये आपको सारी नज़र आ रही है, ये लाइट ब्लू से कलर में लिपिड लेयर है, और इस लेयर के बीच में हमारे पास प्रोटीन्स लगे हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अब हम लोग ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट करते हो। अब नेक्स्ट हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस जो हैं वो बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो उनमें सबसे पहला आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। प्लांट जो सेल के अंदर और बाहर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना रोल अदा करती है। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन काम होता है ना वो बैरियर की तरह एक्ट करती है, और कुछ चीज़ों को, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को वो वहाँ से गुजरने देती है, यानी सेल के अंदर आने देती है, और कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को बाहर जाने देती है। इसी वजह से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ ही खास पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है, और हर किस्म का पार्टिकल उसको क्रॉस करके सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता।
फिर सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ पार्टिकल्स को वो अपने अंदर आने देती है, उनमें से कुछ पार्टिकल्स हमारे पास फूड के भी होते हैं, जैसे कि उस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब है इनसाइड, तो इससे मतलब ये वर्ड निकला है कि वो इनटेक को कहते हैं हम एंडोसाइटोसिस। अब इनटेक हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, फैगोसाइटोसिस भी हो सकता है और पिनोसाइटोसिस भी हो सकता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि सॉलिड सब्सटेंसेस को इनगल्फ करना, जबकि पिनोसाइटोसिस का मतलब है कि लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ करना। बेसिकली बेटा सेल मेम्ब्रेन करती क्या है, जब हमें हमारे सेल को किसी की चीज़ की ज़रूरत होती है ना, लाइक किसी सॉलिड मटेरियल की या किसी लिक्विड मटेरियल की, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो इनफोल्डिंग सी फॉर्म करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, इट हेल्प्स द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल्स बाय इनफोल्डिंग इन फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो इनफोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ पिंच हो जाती है, और जो भी फूड पार्टिकल है वो सेल के अंदर एंटर होता है एज अ वैक्यूल, यानी कि वो वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल शेप के अंदर सेल के अंदर एंटर होता है, और उसके बाद उसको आगे से फर्दर फैगोसाइटोस किया जाता है या पिनोसाइटोस किया जाता है। तो ये सारा फंक्शन था हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इन द प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होती है इन दैट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। यानी कि प्लांट का सेल वॉल जिस केमिकल से मिलके बनी होगी, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल उससे मिलके नहीं बनी होगी। जैसे कि यहाँ पे नीचे बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर सेल्यूलोज मौजूद नहीं होता, जबकि प्लांट सेल के अंदर मेन कॉम्पोनेंट होता है सेल्यूलोज, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो मौजूद नहीं होता। इसके अलावा सेल वॉल मौजूद होती है फंगस के सेल्स के अंदर। तो फंगल सेल्स के अंदर जो सेल वॉल है वो काइटिन की मिलके बनी होती है। तो एनिमल्स के अंदर क्योंकि ये मौजूद नहीं होती, तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही नज़र आएगी। और इस टॉपिक के अंदर जो मेन बातें हैं वो सिर्फ यही हैं, एक तो इसकी कॉम्पोजिशन है कि वो किस चीज़ से मिलके बनी है। सेकेंडली इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेल वॉल जो है वो 3 मेन लेयर से मिलके बनी हुई है, मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। सबसे पहले हमारे पास मिडल लेमिला आता है, और वो फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड भी है, यानी कि सबसे पहले वही बनेगा। मिडल लेमिला के बाद प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल के बाद सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, और सेकेंडरी सेल वॉल के बाद हमारा सेल आ जाएगा। यानी कि हमारे सेल को कितनी ज़्यादा लेयर्स ने सपोर्ट किया हुआ है। सबसे पहले सेकेंडरी सेल वॉल जो कि बहुत थिक और रिजिड होती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन इट्स इनर सरफेस एंड इज़ कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड। ये बाकी सारी लेयर से थिक और रिजिड होती है। मिडल लेमिला सबसे पहले बनता है, मिडल लेमिला इज़ द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, जबकि जो प्राइमरी वॉल होती है वो इन दोनों के बीच में मौजूद होती है, और वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और उसके अंदर जो सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। इस टॉपिक के ऊपर ना मैंने एक डिटेल लेक्चर भी बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके ज़रा चेक कर लीजिएगा अगर आपने थोड़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना है। वहाँ पे मैंने इमेजेस और ग्राफिक्स की मदद से बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, उम्मीद है आपको वहाँ से देख के ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव साइटोप्लाज्म। तो एक सेल के अंदर जो लिविंग कॉन्टेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और इनको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म भी कहते होते हैं। साइटोप्लाज्म बेसिकली एक ग्राउंड सब्सटेंस देता है जिसके अंदर हमारी सारी सेल ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई होती हैं। आप अगर सेल के अंदर देखें तो सारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एक थिक से सब्सटेंस के अंदर लगी हुई होती हैं, और वो जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेकेंडली बात आ जाती है कि द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं साइटोसोल, और साइटोसोल बेसिकली क्या होता है, 90% वाटर होता है, और वो एक ऐसी सॉल्यूशन होती है जो कि सारे फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि जो जो मॉलिक्यूल्स हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारे उसके अंदर मौजूद होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस में फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स में फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशंस। फिर कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो सॉल्ट फॉर्म में भी हो सकती है और जेल फॉर्म में भी हो सकती है। सॉल्ट फॉर्म जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म है, इसीलिए वो नॉन विस्कस है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। तो सॉल्ट फॉर्म के अंदर बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन गाढ़ा भी हो सकता है और मतलब कि नॉन विस्कस भी हो सकता है, ठीक है, यानी सॉल्ट फॉर्म में भी हो सकता है और जेल फॉर्म में भी हो सकता है। पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक अ जेल। पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं कोनों वाले पार्ट्स। तो कोनों वाले पार्ट्स जो हैं सेल के वो ऑफन जेल लाइक होते हैं, और जो बीच के होते हैं वो सॉल्यूशन टाइप होते हैं, यानी नॉन विस्कस होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है कि वो एक स्टोर हाउस प्रोवाइड करता है वाइटल केमिकल्स को स्टोर करने के लिए, और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस करवाता है। ये सारा काम जो है ये साइटोप्लाज्म करता है। अच्छा बेटा, ये जो ट्रू सॉल्यूशन, लार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल, जेल, ये सारी जो टर्म्स हैं इनको अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो साइटोप्लाज्म के ऊपर मेरा एक लेक्चर मौजूद है,
वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल से मैंने पहले से बताई हुई हैं। ये तो जस्ट एक समरी लेक्चर था, इसीलिए हम गो थ्रू हो रहे हैं इससे जल्दी से, लेकिन अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आप साइटोप्लाज्म के लेक्चर के अंदर जाके इसको ईजिली समझ सकते हैं। सेकेंडली बेटा नेक्स्ट आ जाता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। तो आपको सेल का स्ट्रक्चर देखने से ही पता चल जाता है कि सारी ऑर्गेनेलीज किस चीज़ के अंदर एम्बेडेड होती हैं, तो वो चीज़ हमारे पास होती है साइटोप्लाज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। बेसिकली ना सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर ही मूव कर सकती हैं, स्ट्रीम कर सकती हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल दी गई है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मूव कर सकता है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और ये हमारा साइटोप्लाज्म का एक और फंक्शन आ गया कि वो ये सारा काम भी करने को प्रोवाइड करता है। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में भी आपको डिटेल से लेक्चर मिलेगा साइटोप्लाज्म के लेक्चर के अंदर, तो आप उसको मेरे ख्याल से लाजमी चेक कर लीजिए ताकि आपको उसका समझ आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या होता है, वो एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड हुआ हुआ हमें नज़र आता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाता है, यानी कि तकरीबन पूरे सेल के अंदर ये फैला हुआ होता है। बेसिकली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि उसने मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करवाना होता है एक पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट ऑफ द सेल तक। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, वो हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे अभी। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टर्नी के बारे में। सिस्टर्नी क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप सबसे इजीली इसको इस डेफिनेशन से याद रख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहेंगे सिस्टर्नी। अब हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द मटीरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल्स, यहाँ दीज चैनल से मुराद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद होगा इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स। उस मटेरियल को हम साइटोप्लाज्म से किस तरह अलग रखेंगे, बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स। वही बात आ गई जो मैंने अभी की कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन्स हैं, इन्होंने भी यही एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द सिस्टर्नी। इसका मेन फंक्शन क्या होता है सिस्टर्नी का, कि ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को अलग रखती है। फिर बात आ जाती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों कहते हैं, हम उसे रफ क्यों कहते हैं, इसको हम रफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ना हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये देखें, अ रफ फॉर्म विद अटैच्ड राइबोसोम्स एंड अ स्मूथ फॉर्म विदाउट राइबोसोम्स। तो क्योंकि राइबोसोम्स का ग्रेनी स्ट्रक्चर होता है ना, तो जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड होते हैं तो वो उसकी सरफेस को काफ़ी ग्रेनी सा अफेक्ट देते हैं, इसीलिए हम उसको रफ कहते हैं। जबकि दूसरे के ऊपर जिस पे राइबोसोम्स नहीं लगे होंगे उसको हम कहेंगे स्मूथ फॉर्म। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्योंकि राइबोसोम्स लगे हुए हैं, तो राइबोसोम्स का तो मेन काम होता है कि वो प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आगे अब हम देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। रफ का हमने अभी क्या डिस्कस किया, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलरली लिपिड्स, यानी कि वो लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म करवाने का काम करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, वो हार्मफुल ड्रग्स की जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसको डिटॉक्सिफाई करवाते हैं। इन सम सेल्स SER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, वो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करवाते हैं। एग्जाम्पल मसल सेल्स, नर्व सेल्स। इन एडिशन SER ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, जो बात मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है कि किसी भी मटेरियल को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक शिफ्ट कराना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वही लाइंस लिखी हुई हैं। सेकेंडली लास्ट लेवल के बात आ जाती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट इट शेप इज़ मेंटेन। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है वो मेंटेन्ड हो जाती है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक। अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक।
नेक्स्टली वी हैव वैक्यूल्स। तो बेटा वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, और पर्टिकुलरली उनका साइज़ जो है वो लार्ज होता है इन द प्लांट सेल्स। यानी कि प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वो एक ही सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है जो कि सेल के मिडल में मौजूद होता है, और उसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो साइड पे शिफ्ट हो जाता है। जबकि एनिमल सेल्स के केस में जो वैक्यूल्स हैं वो एक ही सिंगल बड़ा साइज़ का नहीं है, जबकि छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स हैं जो कि सेल के अंदर आपको फैले हुए नज़र आएंगे। These vacuoles are bound by a single membrane and are formed by the coalescence of smaller vacuoles during the plant's growth and development. Vacuoles serve to expand the cell wall, plant cell without diluting its cytoplasm, and also functions as site for storage of water and cell products or metabolic intermediates. यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल को एक्सपैंड करने के काम आते हैं, उसको मतलब थोड़ा सा खुला करने के काम आते हैं, लेकिन उसके साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट किए बगैर, क्योंकि इनकी वाटरी सी अपीयरेंस होती है ना, इसीलिए वो प्लांट सेल को एक्सपैंड कर देते होते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा देते होते हैं। इसके अलावा उनके अंदर वाटर की स्टोरेज होती है, ये उसकी साइड्स का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्लांट वैक्यूल जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टर्गर है दैट प्रोवाइड्स द सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल प्लांट सेल एंड कंट्रीब्यूट्स टू द रिजिडिटी ऑफ द लीव्स एंड यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि वो प्लांट के अंदर जो टर्गर प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन रखने का काम वैक्यूल ही करता होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है साइटोस्केलेटन। Cytosol contains skeletal fabrics formed of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. Cytosol के बारे में अभी हम लोगों ने इसी लेक्चर में बात की है। The soluble part of the cytoplasm is known as cytosol. तो साइटोसोल के अंदर ना हमारे पास साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स मौजूद होते हैं। फैब्रिक किसे कहते हैं? धागे को, ठीक है। तो हमारे पास साइटोस्केलेटल फैब्रिक मौजूद होते हैं जिनमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ जाते हैं। इनके अंदर जो मेन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं ना साइटोस्केलेटन के अंदर, वो होती हैं ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, इस किस्म की सारी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज आर डिराइव फ्रॉम स्पेशल ऑर्गेनेलीज ऑफ असेंबलीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, फॉर एग्जांपल सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स। यानी कि हमारे सेल की काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इन साइटोस्केलेटन्स की मदद से बनती होती हैं, जिनमें अमूमन जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ये सारी ऑर्गेनेलीज को बनाता होता है, जिनमें सीलिया, फ्लैजेला, ये सारी ऑर्गेनेलीज शामिल हैं। ये कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं इस बारे में हम चैप्टर नंबर 6 के बाद से इंशाल्लाह पढ़ा करेंगे। और साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस और एमीबॉयड मूवमेंट। साइक्लोसिस का मतलब है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही उसकी ऑर्गेनेलीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है ना, उसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। और एमीबॉयड मूवमेंट्स होती हैं, ये सारी माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती हैं। और थर्डली जो शेप मेंटेन होती है सेल की, वो हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करवाते हैं। अब हम इन तीनों का अलग अलग देख लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं लॉन्ग, अनब्रांच्ड और स्लेंडर। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं सिलेंडर शेप, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं उन दोनों, उसका डायमीटर इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करता है। जैसे कि वर्ड से जाहिर है इंटरमीडिएट यानी कि बीच का, तो यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरमीडिएट फिलामेंट लाई करते हैं, और इसका डायमीटर भी इन दोनों के बीच में ही कहीं पे मौजूद होता है। सेकेंडली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी है, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से बने हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो कैरेटीन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इनके फंक्शंस भी एंड पे आपको नज़र आ रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन है असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर। माइक्रोफिलामेंट्स का फंक्शन है कि दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। तो यहाँ तक ये साइटोस्केलेटन का लेक्चर था। अगर इस टॉपिक को आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहें तो एक लेक्चर इसके ऊपर मौजूद होगा, वहाँ से भी आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये लाइन आप लोगों ने काफ़ी बार सुनी भी होगी और शायद पढ़ी भी हो पहले, लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो अब आप इस बारे में जानने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेल के पावर हाउस होते हैं। पावर हाउस का मतलब है कि उस सेल के लिए एनर्जी को बनाते हैं और उसके बाद सेल की पार्ट्स को एनर्जी सप्लाई करते होते हैं। तो ये इसका फंक्शन होता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होगा। Secondly, they manufacture and supply the energy to the cell. That's why they are also known as powerhouse of the cell. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ये रॉड्स या फिलामेंट्स टाइप नज़र आएंगे, जबकि अगर हम इनको किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें इनकी पूरी मॉर्फोलॉजी नज़र आएगी। और उसके अंदर हमें क्या नज़र आएगा कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। उसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है ना वो तो होती है स्मूथ, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ,
जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो काफ़ी सारी जगहों से अंदर की तरफ इनफोल्ड हुई हुई होती है। किस तरह इनफोल्ड हुई हुई होती है मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये है बाहर वाली मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना वो ऐसे एकदम से यूँ इनफोल्ड हो जाती है, फिर स्मूथ जाती है, फिर इनफोल्ड हो जाती है, फिर स्मूथ जाती है, फिर अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है। तो ये जो इनफोल्डिंग्स है ना, ये वाली भी और ये वाली भी, इनको हम कहते हैं क्रिस्टी, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है। इन इनफोल्डिंग्स को हम लोग कहते होते हैं क्रिस्टी। उसके बाद इनका फंक्शन ये है कि दे सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं उनके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और प्रोटीन्स जो हैं वो उनके अंदर सिंथेसाइज की जाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, यानी कि वो अपने ही ऑर्गन को रेप्लिकेट कर सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्लास्टिड्स का। तो प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, और ये मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती हैं। पिगमेंट यहाँ पे कलर पिगमेंट की बात हो रही है। तो प्लास्टिड्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और सेकेंडली उनके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है, और ऐसे सेल्स को ऐसी ऑर्गेनेलीज को हम कहते हैं प्लास्टिड्स। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स। उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड हमारे पास होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो बेसिकली एक फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस वाले जो एरियाज़ होते हैं ना प्लांट के, उनके अंदर ये हमें मिला हुआ मौजूद होगा। ठीक है, और इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफिल विच हेल्प्स द सेल टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर द फूड। और जो क्लोरोफिल हमारे पास है ना उसका स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन से बहुत मिलता है। ये मैंने प्लास्टिड के लेक्चर के अंदर पिक्चर दिखाई है इन दोनों की, और उनको आपस में कंपेयर करके दिखाया है कि किस तरीके से सिमिलर है। यहाँ पे मेरे पास पिक्चर नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही ज़ुबानी बता देती हूँ। तो आप गूगल से सर्च कर लें कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, या आप मेरा ही लेक्चर देख लें तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली बेटा क्या है कि क्लोरोफिल जो है ना उसका जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो और हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो आपस में लाइक 90% सेम है। सिर्फ उसके अंदर एक ही फ़र्क है, और वो ये है सेंट्रल एटम का। आप जब गूगल पे इसका स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ को सेंट्रल एटम कह रही हूँ। बेसिकली होता क्या है कि क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास होता है मैग्नीशियम, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन। ठीक है, ये बस इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती चलूँ कि बेटा जब आपने एफएससी के अंदर पढ़ाई करनी हो ना, तो आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, जौन सी भी लाइन आपको समझ नहीं आ रही हो, उसको आप गूगल कर लिया करें। और गूगल करने के बाद आप सीधा जाया करें इमेजेस के फोल्डर में, और वहाँ पे आपको इमेजेस के ज़रिए से ईजिली समझ आ जाएगा कि वहाँ पे बेसिकली क्या बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे अगर ये लाइन लिखी है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रिजेंबल्स द हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, a protein used in transport of oxygen. The main difference between these two molecules is that chlorophyll has Mg+ while heme has Fe+. तो ये लाइन पढ़ के अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप जाके क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर निकालें और साथ ही हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर निकालें। फिर आप देखेंगे ये Mg+ और Fe+ लगा हुआ कहाँ पे है, और उन दोनों की पोजीशन को देख के आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल एटम क्या होता है। जब सेंट्रल एटम का पता चल जाएगा, इन दोनों की पोजीशन का पता चल जाएगा, तो आपको इजीली ये तीनों लाइंस याद हो जाएंगी और आपकी आधी मुश्किल वैसे ही आसान हो जाएगी। तो एफएससी के अंदर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े हों, आप पहले उसका कॉन्सेप्ट हासिल करें। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आ रहा, आप गूगल को फ़ौरन कंसल्ट किया करें। एफएससी के अंदर गूगल आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। यूट्यूब से आप लेक्चर्स लें, गूगल से आप सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, एकेडमी आप जाते हैं नहीं जाते वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये यूट्यूब और गूगल दोनों चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। एनीवेज, हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट वेरी इन देयर शेप, उनका शेप और साइज़ काफ़ी चेंज होता रहता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एनवेलप, स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड। एनवेलप क्या होता है, जैसे सेल का सेल एनवेलप होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उसी तरह क्लोरोप्लास्ट का एक एनवेलप होता है, उसका भी सेम वही फंक्शन होता है। उसके बाद स्ट्रोमा जो है ना, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास सारी क्लोरोप्लास्ट की जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, वो स्ट्रोमा के अंदर एम्बेड हुए हुए हमें नज़र आते हैं। और थाइलाकॉइड क्या होता है, थाइलाकॉइड बेसिकली फ्लैटेंड शीट्स होती हैं। ठीक है, और उन फ्लैटेंड शीट्स को इकट्ठा करके हम कहते हैं कि ग्रेना बन जाते हैं हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन एन एवरेज देयर आर 50 और मोर थाइलाकॉइड्स पाइल्ड टू फॉर्म 1 ग्रेनम। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये देखें,
ये है हमारे पास एक थाइलाकॉइड, ये है हमारे पास दूसरा थाइलाकॉइड, ये तीसरा थाइलाकॉइड। इसी तरीके से हमारे पास कोई 50 थाइलाकॉइड्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्टैक होते हैं, और जो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये है ग्रेना। ठीक है, और ये आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये मैंने बनाया है ना, तो एक इसके साइड पे एक और होगा, इस जगह पे लेट से एक और ग्रेना का स्ट्रक्चर है। तो ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसको हम कहेंगे इंटरग्रेना। इंटरग्रेना का मतलब है इन दोनों के बीच से जिस चीज़ ने इनको लिंक किया हुआ है उसको हम कहेंगे इंटरग्रेना। ये एक ग्रेना है, ये दूसरा ग्रेना है, और ग्रेना के अंदर जो ये फ्लैटेंड शीट्स हैं वो हैं थाइलाकॉइड्स। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज थे, उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। तो उम्मीद है इस टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। अब हम शिफ्ट होते हैं क्रोमोप्लास्ट के ऊपर। तो क्लोरोप्लास्ट जितना लंबा था, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट उतना ही छोटा है। और क्रोमोप्लास्ट के अंदर ये बात की गई है कि ये प्लांट को कलर्स देते हैं जो कि ग्रीन के अलावा कलर्स होते हैं, यानी कि ग्रीन के अलावा सारे कलर्स जो हैं वो क्रोमोप्लास्ट वाले प्लास्टिड के अंदर मौजूद होंगे। और आप खुद ध्यान दें कि अगर आप एक प्लांट लेंगे, उसके आपने ग्रीन पार्ट्स देखने हैं, तो ग्रीन पार्ट्स कौन से होंगे? उसके लीव्स होंगे, उसके सेपल्स हो सकते हैं। अब अगर आप ग्रीन पार्ट्स को रिमूव कर दें तो पीछे क्या बचता है जो कि कलरफुल होता है? ऑब्वियसली वो उसकी पेटल्स होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर एंड इन द फ्रूट। तो जो फ्रूट और पेटल के अंदर कलरफुल पार्ट होता है वो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और थर्ड हमारे पास जो लास्ट टाइप के प्लास्टिड्स आ जाते हैं वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो हम ग्रीन कलर की बात कर चुके हैं, हम बाकी सारे कलर्स की बात कर चुके हैं। और फिर हमारे पास तीसरी ऑप्शन बच जाती है कलरलेस। तो दे आर कलरलेस, दे आर ट्राइंगुलर, ट्यूबुलर और ऑफ सम अदर शेप, एंड दे आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर द फूड। यानी कि ये प्लांट की रूट्स में मौजूद होंगे ल्यूकोप्लास्ट, और इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ द फूड। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस को सेल के अंदर फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था 1831 में, और रॉबर्ट ब्राउन ने रिपोर्ट किया था। बेसिकली सेल का जो स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा ही कम्प्लेक्स है। उसको अब तो हम लोग जानते हैं क्योंकि हमारे पास मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स हैं जिसकी मदद से हम लोग आसानी से सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लेकिन आप इमेजिन करें 1831 का टाइम है, इतना पुराना टाइम है, तो उसके अंदर आज के ज़माने की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं वो तो मौजूद नहीं होंगी। लेकिन फिर भी रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को रिपोर्ट कर लिया। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? उसकी रीज़न ये है कि जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, और वो बड़ा ही प्रोमिनेंट करके नज़र आता है सेल के अंदर, और मतलब स्टैंड आउट करता है। अगर क्राउड एक पूरा बना हुआ है ना तो उसके अंदर वो स्टैंड आउट करता है, वेयर इट स्टैंड आउट स्लाइटली डार्कर देन द स्लाइडिंग साइटोप्लाज्म। बाकी के साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा डार्क दिखेगा वो, और वो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। एनिमल सेल्स के अंदर वो सेंट्रल स्पेस उसको मिली हुई होगी, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर वो साइड पे पेरीफ्री पे पुश हुआ हुआ होगा। और क्यों पुश हुआ हुआ होगा? क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है, और वो लार्ज वैक्यूल जो है वो हमारे न्यूक्लियस को पुश करके बिल्कुल कोने में कर देता है, और हमारा न्यूक्लियस फिर हमें नज़र नहीं आता होता प्लांट सेल के अंदर उतने इजीली जितने इजीली हमें एनिमल सेल्स के अंदर नज़र आता है। फिर बेटा न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलर भी हो सकता है और स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ गोल ही होगा, उसकी शेप जो है वो इरेगुलर भी हो सकती है। अब कुछ सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। कुछ के अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, उन्हें कहते हैं बाई न्यूक्लिएट। और कुछ के अंदर दो से भी ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ तभी हमें नज़र आता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होता है। नॉन डिवाइडिंग स्टेज का मतलब है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, जब माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, और उसके अंदर जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स। अब हम एक एक करके इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। तो जैसे सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह न्यूक्लियस को जिस चीज़ ने सराउंड किया हुआ होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ न्यूक्लियर एनवेलप कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली दो मेम्ब्रेन्स की बनी हुई है। एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, और एक इनर मेम्ब्रेन है। और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो जो है न्यूक्लियर कंटेंट को अपने अंदर इंक्लोज करती है, यानी कि न्यूक्लियर कंटेंट को साइटोप्लाज्म से मिक्स नहीं होने देती। अब जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ना, वो दोनों
मेम्ब्रेन्स एक कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर एक दूसरे से आके वो कॉन्टीन्यूअस हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है, वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। उसके बाद आ जाता है बेटा न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है। पहले तो हमने कहा था कि न्यूक्लियस खुद डार्क है, अब हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर भी है एक डार्क स्पॉट है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती उसके साइड पे। और न्यूक्लियोलाई जो है वो एक भी हो सकता है किसी सेल में, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है न्यूक्लियोलस का, कि ये हमारे पास राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करवाती है, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता ना, तो उस टाइम हमारे पास ना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं। मैं बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस किस्म के हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। जब सेल डिवाइड करना शुरू होता है ना, तो ये क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बना देते हैं और कुछ इस किस्म का हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये बीच से ऐसे करके बंद होता है। अब मैं आपको पॉइंटर के ज़रिए से दिखाती हूँ। ये देखें बेटा, ये हमारे पास बन गया है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, और बीच में ये जुड़ा हुआ है सेंट्रोमेयर से। इन दोनों क्रोमेटिड को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। और जो बीच वाला पॉइंट है ना सेंट्रोमेयर, वो बेसिकली वो जगह है जहाँ पे जब सेल डिवाइड कर रहा होता है ना, तो स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं। ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था टॉपिक। अगर आपको भूल गया हो तो मैं ज़रा बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, तो इस तरह करके एक स्ट्रक्चर होता था जिससे यूँ करके फाइबर्स निकल रहे होते थे, और वो फाइबर आके यहाँ पे अटैच होते थे। और इसके नतीजे में ये होता था कि जब ये फाइबर स्ट्रेच होते थे ना, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये आपस में अलग हो जाते थे। तो ये वो पॉइंट है सेंट्रोमेयर जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है। अ क्रोमोसोम में कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स दोनों होते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं जो कि बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ करवाने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हर इंडिविजुअल के अंदर ज़रा डिफरेंट होता है। जैसे मैन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, फ्रॉग के अंदर 26 हैं, चिंपैंजी के अंदर 48 हैं, 16 हैं, अनियन के अंदर 48, पोटैटो के अंदर। तो ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, इनको आपने याद रखना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल बॉडी सेल्स इज़ डिप्लॉयड वेयर एज हैप्लॉयड बॉडी सेल्स इन जर्म सेल्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जर्म सेल्स के अंदर, यानी कि वो वाले सेल्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, उन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉयड होगा, यानी कि सिंगल एन होगा। जबकि जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं उनके अंदर डिप्लॉयड होगा, यानी कि 2n होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्रोमोसोम्स का टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है, और वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बेसिकली सेल्स की दो टाइप्स होती हैं। बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड सेल इनटू टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। The differences between these two types of cells are mainly based upon the structure of their nuclei। यानी कि सबसे मेन डिफरेंस इनके अंदर जो है वो उनका न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर है। यूकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर एक बड़ा ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर होगा। यानी कि आपको मैं यहाँ पे अब ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये अगर हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना, ये कुछ इस तरीके से ऐसे ही डिस्पर्स हुआ पड़ा होगा। जबकि अगर ये मैंने यूकैरियोटिक सेल बनाया ना, तो इसके अंदर एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होगी जिसको हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियस है, और उसके अंदर होगा ये, यानी कि समेटा हुआ पड़ा हुआ होगा, इस तरह से खुला नहीं पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये है इनका मेजर डिफरेंस। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिजम्स पोजेसिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स वेयर एज दोज पोजेसिंग यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। यानी जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहेंगे, और जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोटिक के अंदर आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद एक और डिफरेंस इनके अंदर ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर वो ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। उनमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं, और ये सब किस में प्रेजेंट हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये सारी ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक के अंदर मौजूद नहीं है।
उसके बाद है बेटा, सिंस देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड इट्स डीएनए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉल साइज राइबोसोम्स कंपेयर टू यूकैरियोट्स। मेजर इनके डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम जो हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं 70S के, जबकि यूकैरियोट्स के जो हैं वो 80S के होते हैं। फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस जो है वो मिसिंग होता है और सेल जो है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए से डिवाइड होता है। माइटोसिस जो है ना, ये एक नया प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जो कि नए सेल्स के अंदर मौजूद होता है, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती, उनकी रिप्रोडक्शन एक बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से होती है और उस तरीके को कहते हैं बाइनरी फिशन। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसकी पूरी समरी कर ली है। पूरे चैप्टर में से कहीं पे भी आपको कोई भी परेशानी आए, आप मुझसे कमेंट्स में कभी भी पूछ सकते हैं। और आप में से मेजर बच्चे तो वो होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे एग्ज़ाम्स के करीब के दिनों में या एग्ज़ाम्स वाले दिनों में। तो मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर आपके एग्ज़ाम्स नहीं भी चल रहे, आप उसके बगैर भी देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरे इस तरह का और भी कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।